हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के दौरान क्या कुछ हो रहा है, उसका एक सैंपल सामने आया है। देश के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है गांधीनगर, उसमें क्या कुछ हो रहा है वो बहुत ही खतरनाक इशारा है। अब से पहले आपने केरल में मॉक वोटिंग का नतीजा देख लिया कि किस तरह से बीजेपी को मशीन वोट दे रही है। वोट किसी को भी दे जाएगा बीजेपी को। ऐसे हालत में अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से बीजेपी हुकूमत में बाकी रह जाए। और उसका एक बहुत ही ग्लेयरिंग एग्जाम्पल हमारे होम मिनिस्टर, जिनकी जिम्मेदारी है देश में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको जिताने के लिए सरकारी तंत्र का कितना बेजा इस्तेमाल हो रहा है, गुंडों को इस्तेमाल किया जा रहा है और मजहबी मुनाफरत, नफरत फैलाने की पूरी तरह से इजाजत दी हुई है। ये है देश में हालत। इसको अपनी आंखों से देखकर आई हैं मोहतरमा शबनम हाशमी साहिबा, जो एक्ट नाउ फॉर हार्मनी एंड डेमोक्रेसी अनहद की रूहे रवां हैं, जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं। और उनको कौन नहीं जानता, दुनिया भर में इंसाफ के लिए, सोशल हार्मनी के लिए, कम्युनल हार्मनी के लिए जितना वो कोशिशें करती हैं, वो हमारे आपके सामने, देश और दुनिया के सामने है। मैं सीधे बात करता हूं। शबनम हाशमी साहिबा, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि आपने एक खत लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। आप एक विजिट पर होकर के आई हैं गुजरात, अहमदाबाद, और ये जो खास तौर पर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें आपने हालात देखे हैं। क्या कुछ है अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, गांधीनगर में क्या कुछ हो रहा है, क्या देख के आई आप? देखिए, मुझे क्योंकि मैंने गुजरात में बहुत सालों काम किया है, तो मेरे पास मेरे जो पुराने साथी हैं, उनके कई फ़ोन आए और वो कह रहे थे कि यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है सभी के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर भी, अलग-अलग कम्युनिटीज़ पे, मुस्लिम पे, दलित पे, जितनी भी पे है और साथ में पॉलिटिकल लीडर्स पे भी प्रेशर डाला जा रहा है कि कोई भी कांग्रेस के लिए काम ना करे और उनको धमकाया भी जा रहा है। तो शुरू में तो मैंने सोचा कुछ छोटे-मोटे इंसिडेंट होते हैं, लेकिन जब कई फ़ोन आए तो फिर मैंने सोचा मैं होके आती हूँ। तो मैं 4 दिन को गई और गांधीनगर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा, जहाँ से अमित शाह लड़ रहे हैं, वहाँ मैं तकरीबन 200 लोगों से मैंने मुलाकात की, जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स भी थे, कांग्रेस के और कम्युनिटी के लीडर्स भी थे, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो भी थे। तो बहुत काफ़ी मतलब जिसे कहते हैं कि चौंकाने वाली चीज़ें जो हैं वो सामने आई। कई तरह से ये उनको लोगों को दबाया जा रहा है। एक तो जितने भी ऐसे लोग हैं, जिनका समाज सुनता है, चाहे वो कम्युनिटी के लीडर्स हों, जो ये आगेवान कहलाते हैं गुजरात में कि कोई रिस्पेक्टेड लोग जो होते हैं, जिनके पीछे लोग होते हैं। तो एक तो उन सबको बुला के, वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ एसएचओ होता है, वहाँ पीआई होता है। तो डायरेक्टली पीआई बुला रहा है, एसीपी बुला रहा है और मुझे बल्कि 2-3 लोगों ने ये भी बताया कि आईजी रेंज, मतलब आप आईजी रेंज का स्टेचर देखिए कि आईजी रेंज ने भी बुलाया लोगों को और अलग-अलग लोगों को डिपेंडिंग किसी से आप प्यार मोहब्बत से बता रहे हैं कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई लीडर है तो उसको आप ये कह रहे हैं कि भाई देखो, यहाँ तो अमित शाह लड़ रहे हैं, तुम्हारी उम्मीदवार तो जीतने वाली नहीं है, तो क्यों फालतू में पंगा ले रहे हो? घर बैठ जाओ, निष्क्रिय हो जाओ, इनएक्टिव हो जाओ मतलब। कुछ एक एक साहब ने बताया कि उन्होंने ये कहा कि भई मैं तो कांग्रेसी हूँ और मेरे खिलाफ आपके पास कुछ है नहीं तो आप क्या कर लेंगे? मैं तो नहीं करूँगा जो आप कह रहे हैं। मैं तो इलेक्शन है तो लड़ूँगा और मतलब काम करूँगा। तो बोले वो तो पता चल जाएगा, घर पहुँचने तक 2 केस लग जाएँगे। कुछ लोगों पे ये प्रेशर डाल के उनको इलेक्शन में दूसरी पार्टी से कैंडिडेट भरवाया गया। मतलब अगर किसी व्यक्ति के कम्युनिटी सुनती है, 1000-2000 उसके वोट हैं, तो उसको इंडिपेंडेंट करके खड़ा करवाया जा रहा है या उसको दूसरी पार्टी से भरवाया जा रहा है और उसके लिए पैसा भी दिया जा रहा है खुलेआम। मतलब ये ज़ाहिर है कि कोई मेरे सामने तो नहीं दिया, लेकिन अलग-अलग लोगों ने बताया कि पैसा ऑफर हो रहा है, कहीं 15 लाख, कहीं 18 लाख कि आप भर दीजिए, हम खर्चा आपका उठाएँगे।
तो ये पूरा का पूरा सिलसिला, मतलब एक तरफ तो ये है कि इन लीडर्स के ऊपर दबाव है कि आप इनएक्टिव हो जाइए। दूसरा ये है कि जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, मतलब क्रिमिनल इस तरह के जैसे बिल्डर्स हैं, अब वो उनका तो पुलिस को हफ्ता देते हैं तो उनका काम होता है। इसी तरह से जो वहाँ पे जो शराब का धंधा करते हैं, ऑफिशियली बैंड है लेकिन शराब तो फ़ोन पे आती है गुजरात में। तो जो शराब का धंधा करते हैं, उन ऐसे एलिमेंट्स को पुलिस ने बुला के और इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आपको एक तो ये एंश्योर करना है कि बहुत ज़्यादा लोग ये कैंपेन-वैम्पेन ना करें। दूसरा तो उनको धमकियाँ देते रहना। दूसरा इलेक्शन के दिन, और ये 2019 में भी हुआ था, इलेक्शन के दिन जाके डिसरप्ट करना है। जैसे 2019 में वहाँ पे 30 बूथ्स के बाहर ये हुआ था जो मुझे बताया गया कि गुंडों का पूरा गुट आएगा, पुलिस साथ में होगी, वो आके जो बाहर टेबल रखी होती हैं उसको उठा के फेंक देंगे, कुर्सियाँ फेंक देंगे, जो मतदार यादी है उसे छीन के ले जाएँगे, तो एक डर का माहौल बन जाए और लोग घर से ना निकले वोट करने के लिए। क्योंकि ज़्यादातर औरतें जो हैं वो दोपहर को 12-1 बजे के बाद निकलती हैं घर का काम-वाम खत्म करके। तो उसी तरह का माहौल दोबारा से बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। कल ये हुआ, हालाँकि मैं ये तो मुझे फ़ोन पे बताया गया कि जो कल अमित शाह की रोड शो था वहाँ पे। तो एक कॉलेज है उसमें इसी घाटलोडिया कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है गांधीनगर, उसमें 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ आती हैं, घाटलोडिया उसमें से एक। वहाँ पे कॉलेज में स्टूडेंट्स को बुलाया गया कि आपका वाइवा का एग्ज़ाम है, और जब स्टूडेंट्स वहाँ पहुँचे तो उन्हें बताया गया कि आप सबको अमित शाह के रोड शो में जाना है। वहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स ने रेज़िस्ट भी किया, उन्होंने कहा हम नहीं जाएँगे, काफ़ी झगड़ा भी हुआ। मुझे तो ये बताया कि धक्का-मुक्की भी हुई। लेकिन फिर कहा गया कि अगर जो स्टूडेंट नहीं जाएगा, उसको इंटरनल एग्ज़ाम में फ़ेल कर देंगे। तो स्टूडेंट्स को तकरीबन 800 स्टूडेंट एक ही कॉलेज से रोड शो में गए। दूसरा, मैंने जब ये लेटर शेयर किया आज व्हाट्सएप पे, तो मुझे गुजरात से मैसेज आया कि सिर्फ़ कॉलेज नहीं था, जितने स्कूल्स हैं उनके टीचर्स को भी वहाँ पे भेजा गया है कि आप जाइए रोड शो में ताकि लोग दिखाई दें। और तीसरा ये कि जितने भी कोऑपरेटिव्स हैं वहाँ, गुजरात में काफ़ी कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग है। चाहे वो मिल्क कोऑपरेटिव्स हों या अलग-अलग तरह के बैंक कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उन सबके चेयरपर्सन्स और जो सेक्रेटरी होते हैं, उनको बुला के ये कहा गया कि आप जो है अमित शाह के लिए की सपोर्ट करेंगे और आपका जो स्टाफ है उससे कैंपेनिंग कराएँगे। और ये मतलब कई लोगों से कहा कि देखिए ये तो बड़े लीडर हैं देश के, और उनका इतना बड़ा कद है। उनकी ये ख्वाब है कि वो इस बार हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लीड से जीतें। मतलब जितना भी है उनका लीड सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो आप सबको इसमें सपोर्ट करनी है। तो मतलब ये कि अमित शाह ने एक ख्वाब देख लिया कि मुझे तो सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतना है। पिछली बार 5.5 लाख से जीता था, इस बार वो सब जगह कह रहे हैं कि हम 10 लाख से ऊपर से जीतेंगे। तो उनका ख्वाब पूरा कराने में पूरा प्रशासन, सारी पुलिस, क्राइम ब्रांच, और वहाँ ये जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ लोकल क्राइम ब्रांच कहलाती है, एलसीबी, आईबी सब लगे हुए हैं। वहाँ पे एक कर्णावती क्लब है बहुत बड़ा, काफ़ी पॉश एरिया में। वहाँ पे मीटिंग हुई जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को बुलाया गया, और वहाँ पे भी उनके ऊपर ये प्रेशर डाला गया कि आप देखिए, आप खड़े करवाइए कैंडिडेट अपने एरिया में। तो ये सब कुछ जो है खुलेआम वहाँ पे हो रहा है, और ज़ाहिर है कि खुद जो वहाँ से लड़ रही हैं सोनल पटेल, हालाँकि सोनल पटेल बहुत ही धाकड़ महिला है, वो डरती-वरती किसी से नहीं। लेकिन उनको भी शायद 8 अप्रैल की बात है, मैं डेट भूल रही हूँ, 8 ही थी शायद। 8 अप्रैल को उनको घेर के एक जगह है पेठापुर, तो उनकी गाड़ी को बीजेपी के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स उस जगह के थे, उन्होंने घेर लिया और कहा कि यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो उसके फिर आपके जो कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे उसके हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे। फिर अगले दिन उनका वहाँ राउंड था, तो वो पूरा वीडियो उन्होंने वायरल कर दिया, तो फिर डर के मारे लोग निकल के नहीं आए। तो पूरी कोशिश ये है कि किसी भी तरह से जो ऑपोज़िशन कैंडिडेट है, इंडिया अलायंस का कैंडिडेट है, वो किसी तरह कैंपेन ना करने पाए। अच्छा, ये इंडिया अलायंस के कैंडिडेट कैंपेन ना कर पाए तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ रही? क्या आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने को जो आपने खत लिखा है, ये बात ठीक है कि वो एक आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन इसको क्या किसी तरह से और ज्यादा मजबूती से इन्फ्लुएंस करने के लिए किसी किस्म का आपके साथ कुछ लोग जुड़े हैं क्या? क्या इस पे कोई कानूनी कार्रवाई के लिए भी आप सोचती हैं? क्या
क्या है फॉलो अप, क्या होगा इस खत के बाद, क्या कुछ आप सोचते हैं क्या हो सकता है? देखिए, एक तो ये है कि ये इस तरह की चीज़ें मतलब यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है क्योंकि होम मिनिस्टर हैं और होम मिनिस्टर कोई ऐसा तो कोई ऑफ़िसर गुजरात में जो शायद ही हो जो अगर कहेगा कि मैं नहीं मान रहा आपकी तो संजीव भट्ट की तरह जेल में पहुँच जाएगा। हुँ, तो होम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और उसमें जिस तरह का हो रहा है, बाकी भी बहुत जगह पे चीज़ें ऐसी हो रही हैं। हो सकता है इतनी इंटेंसिटी ना हो, इतना ज़्यादा प्लान्ड तरीके से ना हो रही हो, लेकिन हर जगह होती हैं ये, लगातार मतलब बीजेपी की तरफ से। तो कानूनी लड़ाई तो मुझे पता नहीं मतलब एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड या अनहद इज़ कंसर्न्ड ना तो हमारे पास कोई रिसोर्सेज़ हैं, ना कुछ है। लेकिन मैंने कल ये जो आज मैंने अभी ट्वीट किया था तो काफ़ी उसके रीट्वीट्स हुए हैं और लोग मेरे ख़्याल में जैसे आपसे ही बात हो रही है इसके माध्यम से काफ़ी दूर दूर तक पहुँचेगा। जी। आज कई रिपोर्टर्स के भी फ़ोन आए थे, वो भी स्टोरीज़ कर रहे हैं। तो मुझे हुँ, लगता है नेशनल लेवल पे जब बात आएगी तो कुछ एक्शन शायद लेना पड़े। ये हुँ, पहले इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरा इम्पार्शियली अपॉइंट होते थे और वो इम्पार्शियली काम भी करते थे। अभी तो ये सब मोदी जी के अपॉइंटेड हैं, तो इसमें कितना हिम्मत होगी इनमें करने की या कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने कहा कि किसी को भी हम रिलिजन का यूज़ नहीं करने देंगे। पूरे गांधीनगर में वो भी मैंने कल ट्वीट किया था उसके 14,000 से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं। पूरे हुँ, गांधीनगर में होर्डिंग्स लगी हुई हैं राम मंदिर की। और उसपे लिखा हुआ है कि हमने 500 साल बाद राम मंदिर बनाया और वोट माँग रहे हैं। तो हुँ, ये तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, लेकिन उसके बावजूद मतलब आज मैं गुजरात में नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं वो उतरी हैं कि नहीं। और भी लोगों ने मुझे कई लोगों ने भेजा कि उनकी भी कंप्लेंट उन्होंने भी रजिस्टर की है होर्डिंग्स के लिए, हुँ, हुँ। जो राम मंदिर की लगी हुई। अच्छा, अच्छा, ये कानून की इतनी खुली धज्जियां उड़ाने का काम खुद होम मिनिस्टर कर रहे हैं, एक तरह से उनके लोग कर रहे हैं। तो जब कानून के रखवाले ही ऐसे हो जाएं, मुझे याद है, देखिए इस सरकार में शायद या तो खामोश रहने की ताकत ज्यादा है, उसी को वो ताकत समझते हैं। लोगों की हर मांग पर खामोश रहना, अनदेखी करना। हमें किसानों का आंदोलन याद है जो साल से ज्यादा चला, महिला पहलवानों का आंदोलन याद है जिनको आखिर में रो रो करके वहां से जाना पड़ा और इनका दिल नहीं पसीजा। हमें शाहीन बाग का आंदोलन याद है। अब इस वक्त इलेक्शन चल रहे हैं। इलेक्शन एक तरह से एक प्रोसेस है, एक बार शुरू हो जाए तो वो रुकता तो नहीं है, वो चलता रहता है। और सरकारी मशीनरी ने जो कुछ मन बना लिया, जो कुछ इलेक्शन कमिश्नर ने सोच लिया, वो अपने तरीके से करता जाएगा। नहीं तो हमने अब से पहले देखा पिछले इलेक्शनों में भी कि कितनी वीडियो सामने आई जिन पर इलेक्शन कमिश्नर को एक्शन लेना चाहिए था। अब एक एक अजीब सा दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं, जब कुछ सुनते ही नहीं है। आपको अब क्या मतलब क्या उम्मीद है? क्या इंडिया अलायंस के लोग इस तरफ अपनी कैंपेन में इसको कुछ बात करें, इसके बारे में लोगों को जागरूक करें? क्या उसके लिए भी कहीं कोई कोई रास्ता है, कुछ सोचा गया है क्या? देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद जो है वो इस मुल्क की आवाम से है। ये वही अवाम है जिसने एक ऐसी प्राइम मिनिस्टर जिनका बहुत बड़ा कद था, जिन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन उन्होंने इमरजेंसी लगाई और इस मुल्क की आवाम ने उन्हें उठा के फेंक दिया। ये मुल्क की वही मुल्क की आवाम है जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद जहाँ कभी सूरज नहीं ढलता था, उनको उठा के फेंक दिया। तो मोदी और अमित शाह क्या चीज़ है? हुँ, मतलब इनकी तो कोई ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने कुछ मुल्क के लिए किया हो, इन्होंने कोई कुर्बानी दी हो, इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो, ना इनके पुरखों ने लड़ी, ये तो अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे। हुँ, हुँ, अब वो बात अलग है कि इन्होंने जितनी नफ़रतें घोली हैं और जिस तरह से पिछले 3 दशकों से इन्होंने लोगों की सोचने की, समझने की जो दिमाग के ऊपर जो कब्ज़े किए हैं, वो ज़ाहिर है कि बहुत खतरनाक चीज़ है और उसमें एक परसेंटेज है, मतलब वो 20-25% जो भी हो, जिनके साथ किसी तरह की कोई लॉजिक काम नहीं करती। लेकिन हुँ, उसके अलावा भी अवाम है और बहुत अवाम है और उसको ये दिख रहा है कि इतनी बेरोज़गारी आज़ादी से अब तक कभी कहीं नहीं रही, इतनी भुखमरी कभी नहीं रही। मतलब इन्होंने तो जिन्होंने यूपीए के दौर में जिन गरीबों को नरेगा के थ्रू और अलग-अलग स्कीम्स के थ्रू जो जिसे कहते हैं कि जो गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया था, इन्होंने तो करोड़ों लोगों को फिर दोबारा गरीबी रेखा के नीचे फेंक दिया।
तो जो लोग जिंदगी जी रहे हैं उन्हें तो पता है ना कि क्या हश्र हुआ है इस मुल्क का। मतलब एक तरफ गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, दूसरी तरफ ना बोलने की आपको आजादी है, ना आप अपनी तरह से जी सकते हैं, ना आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, किससे आप मोहब्बत करेंगे, किससे शादी करेंगे। हर चीज के ऊपर हमला है। सारे सुप्रीम कोर्ट का जज कोई फैसला ले ले, मतलब आप ये देखिए कि जज लोया थे, उन्होंने क्या किया, अमित शाह को बुला ही लिया था कोर्ट में, बस उसके बाद वो नहीं रहे। तो ये तो जिस ब्लेटेंटली जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बना है, और होम मिनिस्टर तो खुद इनके खिलाफ तो खुद केसेस थे, तड़ीपार थे ये। तो ये होम मिनिस्टर बन गए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कानून व्यवस्था को जिस तरह चलनी चाहिए उसे चलाएंगे। इनका बैकग्राउंड तो वही है, ये तो वहीं से आए हैं जिन्होंने गुजरात को लेबोरेटरी बनाया और वहां नफरत की आग में हजारों लोगों को जलवा दिया। तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उम्मीद जो है ना कानून व्यवस्था से कोई उम्मीद, उम्मीद सिर्फ इस देश के अवाम से है, जिसे मुझे लगता है कि अब समझ में आ रहा है। और ये भी है कि इंडिया अलायंस भी काफी पॉजिटिव तरह से काम कर रहा है, काफी स्टेट्स में अलायंसेस हुए हैं और उसका असर आप देखेंगे। उसका अच्छा, असर आपने कहा देश की आवाम से उम्मीद है। देखिए, दो चीजें बहुत ही अहम हैं जिसको अंडरलाइन किया जाना जरूरी है। एक तो ये कि मीडिया बिल्कुल खामोश कर दिया गया, सवाल करने की आदत नहीं रही, या हालात नहीं रहे, या मीडिया को खरीद लिया गया जिसे गोदी मीडिया अब कहा जाता है। दूसरे, ईवीएम पर इस तरह का कब्जा जो अलग अलग तरीके से साबित भी हो चुका है। इन दो चीजों को बीजेपी के कब्जे में जाने के बाद क्या आपको प्रजातंत्र के, डेमोक्रेसी के वापस मजबूत होने की उम्मीद अब भी है? क्योंकि कुछ लोगों में एक तरह से नाउम्मीदी, सारी बात करते हैं, सुनते हैं, फिर कह देते हैं आएंगे तो मोदी ही। तो उस नैरेटिव से, उस सोच से कैसे बाहर निकला जाए? नहीं, मोदी नहीं आएंगे, मोदी वापस नहीं आएंगे। अभी आज की जो हालत है, मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई केक वॉक है और ऐसे ही इंडिया अलायंस आ जाएगा, लेकिन जमीन पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हर दिन जमीन पे लड़ाई लड़ी जा रही है। कि मुझे 40 साल हो गए एज एन एक्टिविस्ट, मैंने तो खैर हमेशा इलेक्शन के आसपास कैंपेन्स किए हैं, डेमोक्रेसी, क्योंकि उस वक्त लोग बात आपकी सुनते हैं। पॉलिटिकल कैंपेन नहीं किए, लेकिन लोगों से डेमोक्रेसी क्या है, सेकुलरिज्म क्या है, इसे बचाने की क्या जरूरत है। मैंने कभी इतना ज्यादा जो सिविल सोसाइटी है, जो ऑर्डिनरी कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मैंने कभी उनका इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं देखा पॉलिटिक्स में। कभी नहीं देखा कि वो अपने घरों से निकले और कहेंगे हम भी कैंपेन करना चाहते हैं और हम भी लोगों को समझाना चाहते हैं कि इस मुल्क में जो डेमोक्रेसी है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बचाना है। ये चीज लोगों की समझ में आ रही है, खास तौर से मतलब हम तो ये 2007 से कह रहे थे लगातार, क्योंकि गुजरात में काम कर रहे थे, वहां दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी जो कैंडिडेट्स इनके इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनमें 3-4 ने बयान दिया कि हमें 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि हम संविधान बदल सकें। तो उनके वीडियो बहुत वायरल भी हुए हैं। तो ये आम जनता की भी बात समझ में आ रही है कि आज हम लड़ पा रहे हैं या आवाज उठा पा रहे हैं या सड़क पे हम भले ही कितना ही ऑपरेशन हो उसके बावजूद भी कुछ तो हम कर ही लेते हैं। उसकी वजह यह है कि संविधान है। कल को अगर संविधान नहीं रहेगा, अगर 24 में ये वापस आते हैं और संविधान आएंगे, तो संविधान तो खत्म हो ही जाएगा। तो उसके बाद तो आप और मैं भी बात नहीं कर पाएंगे। जी जी जी, ये बहुत ही खतरनाक मोड़ पर मुल्क है। पूरे मुल्क के लोगों को सोचना समझना चाहिए कि ये बेहतरीन मौका है जब आपको फैसला लेना है। अच्छा, मैं एक चीज और अब जानना चाहता हूं। भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद न्याय यात्रा, ये दोनों निकली और उसमें लोगों ने काफी दिलचस्पी दिखाई। और मैं तो एक तरह से और कहता हूं कि कोई भी झूठा नेता 4,500 5,000 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता। जो लोग, मुझे याद है स्वच्छ भारत का जो अभियान था, वो एक झाड़ू हाथ में लेकर के और वीडियो बना करके, ऐसी जगहों पर भी वीडियो बनी जहां साफ था, वहां कूड़ा डाला गया था ताकि फोटो खींच सके वीआईपी का। तो ये राहुल गांधी ने ये तो साबित किया कि वो झूठा लीडर नहीं है। वो दिल से, उसको एक हमदर्दी है मुल्क के साथ और एक फैमिली बैकग्राउंड अपनी है। तो आपको अब जबकि इलेक्शन इतने नजदीक हो गए हैं, सीट एडजस्टमेंट भी काफी हद तक हो गया है,
तो आपको क्या लगता है कि इस बार बीजेपी कहां तक पहुंचेगी? क्या कहीं सरकार बनाने से बहुत पीछे रह जाएगी या नेक टू नेक है या क्या कुछ अंदाजा है आपका? देखिए, आज की तारीख में तो मुझे जो आज अगर हम बात कर रहे हैं, तो फिलहाल तो मुझे नेक टू नेक लग रहा है, आज की तारीख में। लेकिन ये इलेक्शन अभी चलेगा 2 ढाई महीना और ये नेक टू नेक भी पिछले मैं कहूँ 5-6 महीने में पहुँचा है। पिछले 5-6 महीने में ज़मीन के ऊपर एक बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू हुआ है। जो पहले मतलब पहले भी लोगों की समझ में आ रहा था, लेकिन इतना नहीं था, जिसे कहते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग कि नहीं अब इसको हराना है, वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़नी शुरू हुई है। तो मुझे लगता है आज पहला फ़ेज़ हुआ है। अभी तो 5-6 फ़ेज़ेज़ बाकी हैं, तो जैसे-जैसे दिन बढ़ेंगे इनका इनका जो है और कम होगा। और जैसे आपने कहा कि राहुल एक तो ये है कि जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसने इस मुल्क का माहौल बदला, बहुत तेज़ी से बदला। एक किसान आंदोलन और एक भारत जोड़ो यात्रा, ये 2 बहुत अहम चीज़ें हैं। किसान आंदोलन तो ज़ाहिर है 1 साल चला, उसने भी बहुत उम्मीद दी, लेकिन फिर वो खत्म होने के बाद दोबारा से एक फ़ेज़ आया, जहाँ नाउम्मीदी लगने लगी। फिर जिस तरह से राहुल गांधी निकले और खुलेआम उन्होंने मोहब्बत की बात की, जो कोई और नेता करने को तैयार नहीं था। खुलेआम उन्होंने चैलेंज किया इस नफ़रत की राजनीति को, उससे फ़र्क पड़ा और हम लोग भी गए थे बीच में एक दिन को, तो देखा हमने जिस तरह से लोग हर तरफ से आ रहे थे। ज़ाहिर है सब लोग तो ना मिल पाए, ना सिक्योरिटी में से अंदर सब जा सकते थे, लेकिन लोगों में बहुत एंथुसियाज़्म था। जो इंटेलेक्चुअल्स कहें, सिविल सोसाइटी जो हमेशा कांग्रेस से नाराज़ रही और रीज़न्स थे नाराज़ रहने के। इमरजेंसी थी और 10 चीज़ों में हमारे मतभेद हैं, आज भी मतभेद हैं। उनमें भी एक बड़ा बदलाव मुझे दिखाई दिया कि आज की तारीख में हर इंसान इंडिया अलायंस के साथ है। जो भी इस मुल्क से मोहब्बत करता है, जो भी संविधान को बचाना चाहता है, उन्हें आज इसमें कोई गुरेज़ नहीं है कि उन्हें जाके कांग्रेस को वोट देना है, जो पहले एक बहुत बड़ा सवाल होता था। मतलब पिछले इलेक्शन में भी था कि हम नहीं देंगे, ज़ाहिर है कि बीजेपी को तो नहीं देंगे, लेकिन कांग्रेस को हम कैसे वोट दे दें। वो चीज़ बहुत बड़े लेवल पे टूटी है भारत जोड़ो यात्रा के बाद। मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि कई साल पुरानी बात है, 2014 के शायद 1-2 साल के बाद ही बीजेपी की वाजपेयी जी की सरकार में मिनिस्टर रहे अरुण शौरी ने एक बात बंबई में कही थी, मुझे अब तक याद आ रही है। उसमें उन्होंने कहा था कि तमाम अपोजिशन पार्टियों को अपने पुराने सारे इख्तलाफ भूल जाने चाहिए। फिर उन्होंने बीच में रुक करके कहा कि नहीं, फ्यूचर के इख्तलाफ भी भूल जाने चाहिए और मोदी के खिलाफ यानी इस हुकूमत के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ये बीजेपी का एक लीडर, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी ये बात कह रहा था। अच्छा, मैं अब आखिर में आप लोगों को मशवरे के तौर पर अगर कुछ चीजें कह सकें कंक्लूड करने से पहले, तो मैं समझता हूं ये लोगों तक एक पैगाम भी पहुंचे, क्योंकि आप जैसी शख्सियत जो खुद नॉन पॉलिटिकल है, जो कभी इलेक्शन लड़ना नहीं है, कभी इलेक्शन लड़ाना भी नहीं है किसी एक इंडिविजुअल को, लेकिन देश के लिए हमदर्दी में जो आपने काम किया, जाहिर है खतरा तो आपके लिए भी बढ़ सकता है। अमित शाह देश के होम मिनिस्टर हैं, अगर कोई डरना चाहे तो इतने पे भी डर सकता है। मुझे यकीन है कि आप नहीं डरेंगी, लेकिन आप इस वक्त पर क्या खास पैगाम देना चाहते हैं? सबसे बड़ा पैगाम तो यही है कि हमारी विरासत भगत सिंह की विरासत है। हमारी विरासत जो है सावरकर की नहीं है, जो माफिया मांग-मांग के बाहर आ गए। भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में फांसी को चूम लिया। अगर वो डरने वाले होते, तो हमें आज़ादी नहीं मिलती। अगर गांधी डरने वाले होते, तो आज़ादी नहीं मिलती। तो पहला तो यही है कि डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फांसीवादी ताकतें जो हैं, वो पनपती ही डर पे हैं। उनकी पूरा काम करने का ही ये तरीका है कि पूरा एक फ़ियर साइकोसिस जनरेट करके और फिर रूल करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने अंदर से और बाहर से सब डर निकालना है। अगर ये लोग सोचते हैं कि हम चुप रह जाएँगे तो बच जाएँगे, फैसिज़्म में बचता कोई नहीं है। आपके आपके पास ऑप्शन है, या एक कायर इंसान की तरह मर जाइए और या लड़ के मरिए, अगर मरना ही है। तो ऑप्शन जो है वो बेहतर यही है कि आप लड़ के मरें। अगर मरना ही है तो लड़ के मरें, कायर की तरह क्यों मरें? अमित शाह हो चाहे मोदी मोदी हो, ये हमारी आवाज़ों से डरते हैं। जितनी आवाज़ें आप बुलंद करेंगे, उतना आप
ये तय करेंगे कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी बचेगी कि नहीं। ऐसा नहीं है कि ये जब सारे में जाके हंगामा करते हैं तो लोगों में एक डर पैदा कर देते हैं। जब हम निडरता से बोलते हैं, ये भी डरते हैं और ज़रूरी है निडरता से बोलते रहना। बाकी प्रैक्टिकली जो है, एक तो मैं सबको सजेस्ट करूँगी जो इंडिया में है, जिनकी वोटिंग है यहाँ पे, कि एक वोटर हेल्पलाइन नाम का ऐप है, उसको डाउनलोड ज़रूर कीजिए और उसमें सब चेक कीजिए और अपने आस-पास सबसे चेक करवाइए कि उनका वोटर जो है, उनका वोटिंग कहीं वोट जो है वो कहीं गायब ना हो गया। अगर बाय चांस डिलीट हो गया है तो उसी ऐप के ऊपर आप फौरन अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बड़े लेवल पे पिछली बार भी ये हुआ था कि वोट गायब हो गए। दूसरा, निकलिए, चाहे आप 10 लोगों को कन्विंस कर सकते हो या 50 को या 100 को, लोगों को समझाइए कि इस वक़्त अगर इनको नहीं हराया, इन ताकतों को, अगर बीजेपी को नहीं हराया और ये वापस आ गए, तो ना ये मुल्क बचेगा, ना संविधान बचेगा, ना डेमोक्रेसी बचेगी। तो अगर अपने लिए नहीं भी, तो अपनी फ्यूचर आने वाले नस्लों के लिए और उनसे आने वाली नस्लों के लिए, क्योंकि हमें विरासत में एक ऐसा हिंदुस्तान मिला था जिसमें रिस्पेक्ट थी, प्यार मोहब्बत थी। प्रॉब्लम बहुत सारे थे लेकिन इस तरह का तानाशाही नहीं थी। हम अपनी बहुत सारे इख्तिलाफ के बाद भी हम लड़ सकते थे, जो भी पार्टी सत्ता में थी उनसे हम लड़ सकते थे। तो ऐसा कम से कम माहौल बने, डिफरेंसेस तब भी रहेंगे। हमारे जैसे लोग ही, अगर इंडिया गठबंधन की भी सरकार होती है और वो कुछ गलत करती है तो हम ही सड़कों पे होंगे, लेकिन वो जगह सड़क पे उतरने की पहले बनाना ज़रूरी है, डेमोक्रेसी बचाना ज़रूरी है। बस इतना ही कहूँगी। जी, 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 जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। डेमोक्रेसी बचाना ज़रूरी है और डर, खौफ का जो तरीका है फासीवादी ताकतों का, उससे बचने की ज़रूरत है। खौफ अगर आप में नहीं है, तो आप मज़बूती से किसी भी हालत का सामना कर सकते हैं और ये किसी भी हालत जो मैं कह रहा हूँ, वो ये कि पूरा देश, प्रजातंत्र, संविधान सब कुछ खतरे में है। बार-बार आपको बताया जा रहा है। आप लोग समझदारी से सही फैसला लें और देश की भलाई के लिए निकलें, वोट ज़रूर करें। बहुत-बहुत शुक्रिया शबनम हाशमी साहिबा, आपने हमें वक़्त दिया, उसके लिए हम शुक्रगुज़ार हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।